हमरा से एगो गलती भइल बा। कौन गलती मनीष भैया? पिछला बार हम चुनाव ना लड़नी। अच्छा, इतना लोग कब वो विधायक और सांसद लग बिना बतौले खड़ा होला ना होला। कर दिए ना बेवकूफी वाला बात। जितना लोग आपके सामने मोबाइल का कैमरा ऑन करके खड़ा है और उनके सामने आप बक बक कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा सांसद और विधायक के आगे पीछे चमचा घूमते हैं। चलिए खैर आगे बताइए। रौनी के प्यार देनी लगिन हम 2024 में ना चुनाव लड़नी। अच्छा, आप चुनाव नहीं लड़े? चुनाव क्यों नहीं लड़े मनीष भैया? इस बारे में तो आप कभी लोगों से बताते ही नहीं है। चलिए आज हम बता देते हैं कि आप चुनाव लोकसभा का क्यों नहीं लड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि मनीष कश्यप आखिरकार लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़े और इसके लिए आज तक लोगों से माफी मांगते आ रहे हैं ताकि लोग इन्हें माफ कर दे और विधानसभा में इनको मौका दे दे। तो आखिरकार मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो शुरुआत होती है मनीष कश्यप के जेल से निकलने की। जब वे जेल से निकलते हैं उसके कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला था, जिसकी तैयारी में मनीष कश्यप लग जाते हैं। इनके पास किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं होता है, इनको ये उम्मीद भी नहीं होता है कि हमें कोई पार्टी टिकट देगी, इसीलिए ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट जाते हैं। जब ये लोकसभा चुनाव की तैयारी करने लगते हैं तब मनीष कश्यप से काफी सारे लोगों को ये उम्मीद हो जाता है कि मनीष कश्यप जैसा आदमी सत्ता में आएगा तो इस क्षेत्र का कुव्यवस्था को दुरुस्त कर देगा। लेकिन किससे पता था कि मनीष कश्यप भाजपा के हाथों बिक जाएगा। यहाँ तक कि गरीब शोषित वंचित जितने भी सारे बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो सारे लोग मनीष कश्यप से उम्मीद कर रहे थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें वोट देंगे और उन्हें सत्ता में लाने की हम लोग पूरी प्रयास करेंगे और अगर मनीष कश्यप सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारे क्षेत्र के जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप इन लाखों लोगों के उम्मीदों को सीधा भाजपा के हाथों बेच देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप ये बात अब तक क्यों नहीं बता पाए और मनीष कश्यप कितना में बिके, क्या क्या उन्हें बीजेपी से ऑफर मिला था। अब इस बारे में आप जानना चाहते हैं ना, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि हर एक वीडियो मनीष कश्यप के बारे में जब भी मैं बताऊं, मनीष कश्यप के झूठे वादों के बारे में पर्दाफाश करूं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलिए बताते हैं मनीष कश्यप कितना में बिके थे और इनको क्या क्या भाजपा से ऑफर आया था। आखिरकार मनीष कश्यप को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि ये भाजपा से बिक गए, इस बारे में सबसे पहले जानिए। बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं संजय जायसवाल जो 2024 में चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा को ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ेगा तो भाजपा को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, यहां तक कि भाजपा ये सीट हार भी सकती है। इसको लेकर के भाजपा ने मनीष कश्यप को ऑफर दिया। अब ऑफर में पता है क्या दिया? एक एमएलसी का पद इन्हें मिलेगा, सबसे पहला ऑफर तो ये था। अब उसके अलावे में क्या मिला सुनिए। इसके अलावे में इनको मिला 2 करोड़ ना 2 किलो लड्डू मिला और बाकी ये ऑफर जैसे ही मनीष कश्यप सुने तुरंत कूद करके भाजपा के गोद में बैठ गए। बाकी समझदारों के लिए इशारा ही काफी है कि भाई मनीष कश्यप को क्या क्या ऑफर मिला और किस लिए जाकर के भाजपा के गोद में कूदे। और यहाँ तक कि मनीष कश्यप उसी समय से लोगों से माफी मांगते आ रहे हैं कि भाई हमें माफ कर दीजिए, हम 2024 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए। क्यों नहीं लड़ पाए कोई नहीं बताया, लेकिन आज तक मनीष कश्यप इस बारे में नहीं बताया कि उन्हें भाजपा से क्या क्या ऑफर मिला था। हाँ तो फिर मनीष भैया अब आगे बताइए, आप क्या बोल रहे थे? अगर हमार गलती माफ करे वाला होई तो माफ कर दम लगिन और ना माफ करे वाला होई तो मत माफ करे लगिन ना। इस हिसाब से तो कोई माफ नहीं करेगा मनीष भैया, क्योंकि आप लोगों के साथ गद्दारी किए हैं, धोखा दिए हैं, ये बात हर कोई अच्छे तरीके से जानता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं तो खड़े इसलिए हैं कि उनको टीआरपी चाहिए। ये बात आप मानिए ना मानिए लेकिन 100% सही है कि जो लोग आपके सामने कैमरा ऑन करके खड़े हैं ना उनको टीआरपी चाहिए और ताकि वो आगे आपके सहारे बढ़ सके। हम आपको एक फ्री में सलाह दें मनीष भैया, हम कहते हैं कि आप नेतागिरी छोड़िए महाराज, आप पत्रकारिता फिर से करना शुरू कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि जिस तरह से आप पत्रकारिता करते थे और आपके पत्रकारिता के वजह से बड़े बड़े नेता, अधिकारी, कर्मचारी को पैंट में ही आपके कैमरा और माइक ऑन होते ही ऐसे हो जाता था, लेकिन जब से आप नेतागिरी करना शुरू कर दिया तब से आप उसी अधिकारी कर्मचारी के सामने आपका ये हो जाता है। हम तो कहते हैं नेतागिरी छोड़िए, फिर से पत्रकारिता में आइए और एक बार हम सब भाई मिल करके
बिहार बदलाव की एक नई क्रांति लाएंगे, वो भी पत्रकारिता जगत से। और मेरा एक सलाह है यही है कि भाई आप नेतागिरी छोड़ करके पत्रकारिता लाइन में आइए और सब कोई मिल करके बिहार बदलाव की एक नई क्रांतिकारी पत्रकारिता जगत से शुरू करते हैं और बिहार बदलाव तो होना तय हो जाएगा। चलिए बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।